नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वस्त्र विज्ञान यानी टेक्सटाइल साइंस के एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल के छोटे छोटे फाइबर से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल शानदार कपड़ों तक का सफर आखिर कैसा होता होगा। यह विज्ञान और कला का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना, जिसके बारे में जानना सच में हैरतअंगेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए, हम जो कपड़े रोज पहनते हैं, आखिर उनके अंदर कौन से राज छुपे हैं। मतलब इन सीधे साधे दिखने वाले धागों के पीछे पूरी की पूरी केमिस्ट्री और सदियों पुराना इतिहास छुपा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा हर एक कपड़ा एक बहुत बड़ी और रोचक कहानी बताता है। चलिए इस अंतर को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन यानी सूती कपड़े को जलाया जाए ना, तो उसमें से बिल्कुल जलते हुए कागज जैसी महक आती है। वहीं अगर किसी सिंथेटिक कपड़े, मान लीजिए पॉलिएस्टर को जलाएं, तो वो पिघलते हुए प्लास्टिक के दानों जैसा बन जाता है और उसमें से एक अजीब सी स्वीट केमिकल ओडर आती है। ये छोटी सी चीज हमें दिखाती है कि अलग अलग मटीरियल्स आपस में कितना अलग बिहेव करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे फाइबर या तंतु की एनाटॉमी, फिर देखेंगे फाइबर्स का टेस्ट कैसे होता है, उसके बाद धागे से कपड़ा बनने का सफ़र, फैब्रिक फिनिशिंग का आर्ट, और आखिर में हमारे शानदार पारंपरिक भारतीय वस्त्र। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एनाटॉमी ऑफ अ फाइबर, यानी हमारे कपड़ों की सबसे बेसिक माइक्रोस्कोपिक इकाई। किसी भी कपड़े की जो सबसे छोटी और बेसिक इकाई होती है ना, उसे हम तंतु या फाइबर कहते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि इन्हीं फाइबर्स को आपस में काटकर या उनकी स्पिनिंग करके पहले धागा बनता है और फिर उन्हीं धागों की बुनाई करके हमारा कपड़ा तैयार होता है। ये आपस में जुड़ी हुई एक बड़ी अटूट चेन है। अब इस कंपैरिजन पर जरा ध्यान दीजिए, ये सच में बहुत मजेदार है। देखिए कि कॉटन की डेंसिटी यानी उसका घनत्व पॉलिएस्टर से कितना ज्यादा है। इसी वजह से पॉलिएस्टर काफी हल्का फील होता है। और एब्जॉर्प्शन से यानी नमी सोखने की क्षमता को देखें, ऊन यानी वुल इसमें सबसे आगे है। ये अपने वजन का 30% तक नमी सोख सकता है, जबकि पॉलिएस्टर मुश्किल से 3 से 5% तक ही सोख पाता है ना हैरत की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, पुटिंग फाइबर्स टू द टेस्ट। ये समझिए कि ये टेक्सटाइल की दुनिया का एकदम CSI जैसा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, जहां अनजान कपड़ों की पड़ताल होती है। जैसा कि हमने पहले थोड़ा सा देखा था, बर्न टेस्ट या दहन परीक्षण कपड़ों के कई राज खोलता है। जब हम प्रोटीन वाले फाइबर्स जैसे ऊन या सिल्क को जलाते हैं, तो बिल्कुल जलते हुए बालों या पंखों जैसी स्मेल आती है और पीछे गोल काले दाने रह जाते हैं। लेकिन नायलॉन का व्यवहार अलग है। ये जलने पर एक मीठी सी केमिकल ओडर देता है और एक कठोर पिघला हुआ मोती जैसा बीड़ बनाता है, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और सिर्फ जलाना ही नहीं, टियर टेस्ट यानी कपड़े को फाड़ना भी बहुत कुछ बताता है। जैसे कॉटन को फाड़ने पर छर की एक तीखी आवाज आती है और उसके किनारे बिल्कुल ब्रश के दांतों जैसे खुरदुरे दिखते हैं। वहीं सिल्क फटने से पहले थोड़ा स्ट्रेच होता है। और एक फन फैक्ट ये है कि रेयॉन इतनी आसानी से फट जाता है ना, जैसे पेड़ की कोई सूखी डाली टूट रही हो। अब जरा इन फाइबर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, यह बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है। कॉटन एक चपटी बल खाती हुई रिबन जैसा लगता है। लिनन, जिसे फ्लैक्स भी कहते हैं, उसमें बांस की तरह जोड़ या नोड्स दिखते हैं। ऊन के ऊपर खुरदुरी स्केल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक चढ़ी रहती हैं। और डैक्रॉन जैसा सिंथेटिक फाइबर, ये तो बिल्कुल किसी डॉग बोन या कुत्ते की चबाने वाली हड्डी जैसा दिखता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, धागे से वस्त्र तक। ये वो सफर है जो सीधे खेती से शुरू होकर कारखानों की बुनाई तक जाता है। तो आखिर एक रॉ कॉटन के गुच्छे से एक टाइट और मजबूत धागा बनता कैसे है? ये प्रोसेस बड़ा लॉजिकल है। पहले गिनिंग होती है, जिसमें बीज निकालते हैं, फिर कार्डिंग आती है जो धूल मिट्टी साफ करती है। इसके बाद कोम्बिंग के जरिए फाइबर्स को लंबा और पैरेलल किया जाता है। फिर आती है स्लिवरिंग या पोनी, जिसमें इन रॉ फाइबर्स को हल्का सा ट्विस्ट देते हैं ताकि वो टूटे नहीं। और आखिर में स्पिनिंग से हमारा फाइन यार्न तैयार हो जाता है। कारखानों में आने वाली इन कॉटन बेल्स या गांठों का वजन बड़ा दिलचस्प होता है। पूरे 170 किलोग्राम कच्ची रुई मिलाकर एक स्टैंडर्ड बेल बनती है। सोचने पर ही लगता है ना कि ये मात्रा कितनी विशाल होगी। ऐसे ही धागे को नापने का भी एक सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है। सूती धागे का एक हैंक पूरे 840 गज यानी 840 यार्ड्स के बराबर होता है।
ये एक स्पेसिफिक संख्या है जिसने पूरी दुनिया में यार्न मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। वैसे लिनन और जूट के रेशे निकालने की एक बायोलॉजिकल ट्रिक बड़ी शानदार है, जिसे रेटिंग कहते हैं। इसमें प्लांट के तने को पानी में भिगोया जाता है ताकि बैक्टीरिया नेचुरली तनों की गोंद को खा लें और मुलायम रेशे बिल्कुल अलग हो जाएं। कितना स्मार्ट हैक है। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट सिल्क में डी-गमिंग का होता है, जहां गर्म पानी के इस्तेमाल से सिल्क का चिपचिपा सेरेसिन हटाया जाता है। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, फैब्रिक फिनिशिंग का आर्ट। कारखाने से निकले कोरे कपड़े को उसकी फाइनल खूबसूरत फॉर्म यहीं मिलती है। साधारण सा दिखने वाला कपड़ा पहनने लायक प्रीमियम कैसे बनता है? कुछ इस तरह। मर्सराइजिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सतह को चिकना करते हैं। साइजिंग यानी कलफ लगाने में स्टार्च का यूज होता है, जिससे कपड़े में कड़कपन या क्रिस्पनेस आती है। नैपिंग से सतह पर रोएं उठाए जाते हैं। मॉयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कपड़े पर पानी की लहरों जैसे खूबसूरत पैटर्न्स बनाती है, और एंड में कैलेंडरिंग के भारी दबाव से कपड़े को चमकदार और फ्लॉलेस फिनिश दे दी जाती है। अब फिनिशिंग के बाद बारी आती है कपड़े की छपाई यानी प्रिंटिंग की। एक तरफ है ब्लॉक प्रिंटिंग, जहां लकड़ी के ठप्पों से सीधे डिजाइन्स छापे जाते हैं, और दूसरी तरफ है रेजिस्ट प्रिंटिंग। इसका फंडा थोड़ा अलग है। इसमें वैक्स यानी मोम का या बंधेज की तरह घंटों का यूज करके रंग को स्पेसिफिक जगहों पर लगने से रोका जाता है। यही वजह है कि इससे बेहद आकर्षक और इंट्रिकेट पैटर्न्स निकलकर सामने आते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, पारंपरिक भारतीय वस्त्र। यहाँ हमारा टेक्सटाइल साइंस सीधा हमारे सदियों पुराने इतिहास और कला से जा मिलता है। ये पॉइंट भारत की कला को ब्रिलियंटली दिखाता है। ढाका की मलमल या मुस्लिम के बारे में तो बहुत सुनने को मिलता ही है। ये कपड़ा इतनी ज्यादा बारीकी से बुना जाता था कि पूरे के पूरे थान को एक छोटी सी अंगूठी के बीच से आराम से निकाला जा सकता था। इसी मलमल के फेमस फॉर्म्स जैसे जामदानी और पन्ना हजारे आज भी अपने बेहतरीन काम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम भारत का छोटा सा टेक्सटाइल टूर करें तो वैरायटी देखकर दंग रह जाएंगे। लखनऊ की चिकनकारी देखिए, इसमें कपड़े के उल्टे हिस्से से बेहद नाजुक शैडो वर्क होता है। गुजरात के चटकीले पटोला सूती वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। राजस्थान अपनी जीवंत और खिली हुई बंधानी के लिए फेमस है। वहीं पंजाब की फुलकारी में शीशे के टुकड़ों के साथ कमाल की कशीदाकारी होती है। और बंगाल का कांथा, ये पुराने वस्त्रों पर रनिंग स्टिच लगाकर उनमें एक नई ही जान फूंक देता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट लग्जरी की बात करते हैं ना, तो सबसे ऊपर नाम आता है कम ख्वाब का। ये एक बेहद भारी ब्रोकेड टेक्सटाइल है जिससे सोने और चांदी के तारों से बुना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ ही है सपनों जैसा। बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि ये सच में किसी सपने जैसा ही दिखता है, और खास तौर पर रॉयल परिवारों और शाही जश्न के लिए ही बनवाया जाता था। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि एक छोटा सा लगभग 15 मिलीमीटर का फाइबर खेती से निकलकर कैसे अलग अलग वैज्ञानिक और केमिकल टेस्टिंग से गुजरता है, फिर यान में तब्दील होता है, फिनिशिंग प्रोसेस देखता है, और आखिरकार एक विशाल शानदार सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब भी कोई पसंदीदा कपड़ा पहना जाए, तो क्या उसमें छुपे सदियों के इतिहास, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और उस पर हुई बेमिसाल कारीगरी पर ध्यान जाएगा? जरूर जाना चाहिए। विज्ञान और कला किस खूबसूरती से इन आम से धागों में घूते हुए हैं, इसके बारे में एक बार सोचना सच में फैसिनेटिंग है। इन छोटी छोटी बारीकियों में ही तो सदियों का